तो हम क्या देख रहे थे, जीनोम। ठीक है, जीनोम क्या है आपका, कि जीनोम जो है एक कंप्लीट सेट है किसका, जेनेटिक मटेरियल, जो कि आपका क्या है, डीएनए। प्रेजेंट रहता है ये किसमें, ऑर्गेनिज्म और सेल में। अब देखो कंप्लीट सेट का मतलब क्या होता है, जितने भी जेनेटिक वाले इंफॉर्मेशन होंगे, जितने भी रिलेटेड, ठीक है, वो एक क्या हो जाता है, सेट हो जाता है ना। तो वो एक क्या हो गया, जो आपका जीनोम होता है वो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ किसका, जीन्स का, या कि आपका डीएनए का हो गया, ठीक है, डीएनए मटेरियल्स का या जेनेटिक मटेरियल्स का, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, कि कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रेजेंट रहता है। अब ऑब्वियस ही बात है, किसमें प्रेजेंट रहेगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। तो इसीलिए उसको ऑर्गेनिज्म में तुम डाल देना, बट इतना याद रखना कि जीनोम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। प्रेजेंट इन फलना चिल्ला जो भी लिखना हो वो लिख देना, ठीक है। फिर कहता है कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का फीचर क्या है, वैसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या रहता है, ट्रिपलेट कोड रहता है, यूनिवर्सल होता है, डीजनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, मतलब ओवरलैप एक दूसरे पे नहीं करता। उसके बाद कॉमा लेस होता है, इसमें किसी भी तरीके का कॉमा वगैरह नहीं होता है, और साथ में अनएम्बिजियस होता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अगर अंदर से पूछा तो ही पूछेगा, बट अगर नहीं आया तो मत पढ़ना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए सिंथेसिस पूछा, तो डीएनए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जो डीएनए आप क्या करता है, कॉपी बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए का सिंथेसिस कहते हैं, है ना। तो क्या कहोगे कि ये जो रेप्लिकेशन होता है उसी को हम डीएनए सिंथेसिस बोलते हैं, है ना। रेप्लिकेशन में क्या था कि खुद का कॉपी डीएनए खुद ही बनाता है ना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए सिंथेसिस। कहते हैं दिस इज द प्रोसेस व्हिच डीएनए मेक्स एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ बिफोर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले वो अपना कॉपी बनाता है। इट अकर्स इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ये जो आपका होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, तो इसमें ये होता है। उसके बाद इनहिबिटर्स पूछा, किसके, प्रोटीन सिंथेसिस के। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, तो इनहिबिटर आपके जितने भी स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन और पुरोमाइसिन। अगर इतना नहीं भी याद करना ना तो ठीक है, इनहिबिटर में स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, पुरोमाइसिन, 3 याद कर लो, हो गया, एक ही जैसा है। और टेट्रासाइक्लिन और जो आपका क्लोरामफेनिकल है, क्लोरामफेनिकल में भी ना याद हो, टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा ड्रग है जो इजी है, ठीक है। तो ये 2 3 4 याद कर लेना। राइट डाउन द सेंट्रल डोंगल ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक। चाहे क्वेश्चन आए सेंट्रल डोंगर, चाहे क्वेश्चन आया सेंट्रल डोंगल ऑफ जेनेटिक, दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। सेंट्रल डोंगल अगर पूछा तो इसमें क्या होगा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। डीएनए अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म आरएनए, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब बनेगा प्रोटीन तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम। तो यही बात कर रहा है कि जब डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है एंड आरएनए अंडरगोज ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस प्रोटीन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोंगल। मतलब इसमें एक जो है आपको प्रोसेस बताता है कि डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फ्लो जो है, वो फ्लो जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोंगल, ठीक है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल जस्टिफाई। जेनेटिक कोड के फीचर में आपने देखा होगा कि ये यूनिवर्सल है ना। पूछा क्यों, जस्टिफाई कीजिए क्या, कैसे है। तो कहता है कि द सेम कोडोन स्पेसिफाइज द सेम अमीनो एसिड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है इसलिए यूनिवर्सल है क्योंकि सेम अमीनो एसिड जो होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सब में जो चीज रहता है, जो चीज डिमांडेड होता है, मतलब बहुत ज्यादा आपको रिक्वायर्ड रहेगा, बेसिक रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल, ठीक है। जैसे इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल, क्यों होता है, क्योंकि हम उस इंडिकेटर को किसी में भी डाल के अपने रिएक्शन का एंड पॉइंट पता कर सकते हैं, है ना। तो सेम यही है कि इसका कहना है कि जो आपके कोडोन होते हैं स्पेसिफाइड, वो आपके द सेम अमीनो एसिड इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल में लिया, AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन इन बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये यूनिवर्सल हो गया, प्लांट में भी हो गया, बैक्टीरिया में भी हो गया, एनिमल में भी हो गया, ह्यूमन में भी हो गया, तो बचा क्या, है ना। तो इसीलिए इसको क्या माना जाएगा, यूनिवर्सल माना जाएगा, ठीक है। फिर कहता है व्हाट इज कोडोन। कोडोन होता क्या है, तो कोडोन जो आपका है सीक्वेंस है 3 न्यूक्लियोटाइड का, किसमें, मतलब इस पे है mRNA पे, ठीक है। कहता है दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक अमीनो एसिड और स्टॉप सिग्नल, जो कि क्या करता है,
3 कोड होता है उसमें, एक स्टार्टिंग, एक एंड पॉइंट, बीच में आपका फिनाइलामाइन। एक क्या होता है AUG, दूसरा होता है आपका AAA, UAA। उसके बाद एक लास्ट वाला क्या था, 3 कोड था ना तुम्हारा, यही था, ठीक है, क्लियर रहना। डिफरेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA। तो ये तो तुमको सोचने वाला बात है। DNA क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज। RNA क्या होता है, राइबोज शुगर। DNA में क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। RNA में DNA का बेस क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। RNA का बेस क्या होता है, यूरासिल लगा देंगे, ठीक है। तो यही कहता है कि इसके पास थाइमिन होता है, इसके पास यूरासिल होता है, डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। यही प्रोसेस है, ठीक है। फिर कहता है mRNA एंड tRNA। तो mRNA का काम क्या है, कैरीज जेनेटिक कोड। ये क्या करेगा, कैरिक अमीनो एसिड। अब है ये लाइनियर मॉलिक्यूल, ये होता है आपका कवर लीफ स्ट्रक्चर। मतलब कि इसका ये लाइनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट। लाइनियर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से, एक उससे एकदम से। और जो आपका इसका मतलब क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर पूरे लीफ की तरह होगा। कंटेन्स कोडोन, कंटेन्स एंटीकोडोन, टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, डिलीवर अमीनो एसिड टू राइबोसोम, ठीक है। एक करेगा प्रोटीन को सिंथेसिस, दूसरा क्या करेगा, अमीनो एसिड को राइबोसोम में डिलीवर करके आएगा, क्योंकि उसका काम ही क्या, ट्रांसफर का, ठीक है। फिर कहता है कि कोडोन एंड एंटीकोडोन। कोडोन और एंटीकोडोन एक ऐसा सवाल है, पूछा जाता है, ऐसा नहीं आता है, पूछा जाता है, तो इसका ओवरव्यू लेके जाना है, ठीक है। तो कहता है कि प्रेजेंट ऑन RNA, प्रेजेंट ऑन tRNA, कोड्स फॉर अमीनो एसिड, रिकॉग्नाइज कंप्लीमेंट्री कोडोन्स, 3 न्यूक्लियोटाइड, 3 कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, यही दोनों में डिफरेंस, ठीक है। फिर कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके। DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA कंटेन्स व्हिच शुगर, राइबोज शुगर, ठीक है। DNA कंटेन्स व्हिच नाइट्रोजन बेस, थाइमिन, व्हिच RNA कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, कैरी कौन करता है, tRNA। कैरी का बात आएगा, अगर कैरी का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह। अब एक जगह से दूसरे जगह का प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। फिर कहता है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक कोड इज कोडोन। जेनेटिक कोड को यूनिट कोडोन होता है, ठीक है। 1 कोडोन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो जितने कोडोन रहेंगे उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर द यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन इज AUG। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉप कोडोन, UAA। फिर आपका DNA रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इसको इस तरीके से याद रख लेना कि DNA रेप्लिकेशन में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आता है रेप्लिकेशन में। तो उससे याद रखते हैं कि DNA रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि इसी को क्या किया गया, मतलब कि परमिशन दिया गया या इसी को वेरीफाई किया गया, इसी मॉडल को, अदर मॉडल को वेरीफाई नहीं किया गया। अभी आगे आएगा DNA रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, DNA रेप्लिकेशन जो होता है वो S फेज में होता है, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पूछेगा अगर वो अंदर से पूछा तो, ठीक है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर DNA सिंथेसिस इज DNA पॉलीमरेज। हमेशा याद रखना, कई बार जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने नाम में ही छिपे हुए होते हैं, ठीक है। अगर वही RNA पूछ रहा था तो क्या लिखते हैं, RNA पॉलीमरेज, है ना। उसके बाद है आपका विच एंजाइम अनविंड द DNA हेलिक्स। कौन सा जो आपके हेलिक्स को अलग कौन करता है, हेलिकेज करता है। अब हेलिक्स को अलग करना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, हेलिकेज, समझ गए। अब है DNA लिगेज जॉइंस ओजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये हाँ, जो आपके ओजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ओजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। जो DNA का DNA रेप्लिकेशन में लैगिंग स्ट्रैंड वाला एक पिक्चर आपने देखा था, उसी में ये होता है। ट्रांसक्रिप्शन इज द सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA, और ट्रांसलेशन होता तो प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा द एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इज। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन किस में होगा, तो उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा आपका, RNA पॉलीमरेज।
ट्रांसलेशन अकन इन राइबोसोम्स, ट्रांसलेशन किस में होगा? राइबोसोम्स में होगा। उसके बाद है आपका विच आरएनए फॉर्म्स राइबोसोम? आरएनए, नाम में ही है। एंटीकोडोन्स आर प्रेजेंट ऑन टीआरएनए, क्योंकि कोडोन जो था वो किसमें था? एमआरएनए में था, एंटीकोडोन टीआरएनए। द सेंट्रल डोग्मा इज डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, जेनेटिक कोड क्या होता है? डीजेनरेट होते रहता है, ठीक है। फिर कहता है कि वन कोडोन कोड्स फॉर, एक कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड को कोड करता है? 3। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड मेनली इन, कौन किसमें स्टोर होता है, कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम वाला, ठीक है। उसके बाद जीनोम मीन्स कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वहीं जेनेटिक कोड आएगा तो सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस किसका था? सीक्वेंस मतलब कि जो जेनेटिक कोड था वो क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। किसका सीक्वेंस होता है? की पढ़ता है तुम लोग, हमको से बताओ किसका सीक्वेंस था? सबसे पहला क्वेश्चन था सेट ऑफ, जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इज अ सेट ऑफ कोडोन, कोड कोडोन, तो जेनेटिक कोड का यूनिट क्या होता है? कोडोन होता है, तो इसीलिए सेट ऑफ कोडोन, ठीक है। दैट डिटरमाइन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जो क्या करता है? अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पता करता है कि कौन से अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। पहले थायमिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, कौन सा है, ठीक है। अब याद रखोगे क्या होता है जेनेटिक कोड? कोडोन, ठीक है। और कोडोन क्या होता है? उसके बाद है आपका, कहाँ गया? which anticodons are present in tRNA, central dogma, overlapping, हाँ, one codon codes for one amino acid, एक कोडोन जो होता है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक अमीनो मतलब कि एक कोडोन में कितने आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो क्या कितने होंगे? 3, ठीक है। अब जितने भी कोडोन होंगे उसको हमको 3 से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड मेनली इन क्रोमोसोम्स, जीनोम मीन्स कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर आपका द कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए, ATGC, अगर आरएनए होता तो AUGC, ठीक है। Which RNA carries the genetic messages? Messenger RNA. Which nitrogen base is absent in DNA? Uracil. The synthesis of protein from mRNA is called? उसके बाद है आपका which antibiotic inhibits bacterial protein synthesis? इनहिबिट का आया तो इनहिबिट का ऑप्शन हम लेंगे, तो टेट्रासाइक्लिन किस में आता है? इनहिबिटर में आता है, ठीक है। उसके बाद है आपका वॉटसन एंड क्रिक प्रोपोज द डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इन, इसको याद रखना, ये जो है डबल हेलिक्स मॉडल वाला 1953 में, इसका नाम है वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। क्रिक मॉडल को, जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मॉडल था, उसको 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बोला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड देयर फंक्शन। अब पता है तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, है ना। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को कैरी करना, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आरएनए क्या है? ट्रांसफर, टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होगा? टीआरएनए क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब है आपका राइबोसोमल आरएनए, तो आरएनए क्या होता है? जो आपके क्या करते हैं? राइबोसोम्स को बनाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसको वो क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि आरएनए फॉर्म्स स्ट्रक्चर एंड कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है।
फिर कहता है कि अदर टाइप्स ऑफ आरएनए, देखो ये सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन इनकेस अगर पूछा तो और भी टाइप्स होते हैं आपके, HNRNA, SNRNA, SNORNA, MIRNA और SIRNA, ठीक है। ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है आरएनए को, ये क्या करता है, स्प्लिसिंग करता है, ये प्रिकर्सर होता है एमआरएनए का, ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है। मतलब बेसिकली ये तुम्हारे काम का नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। अब है कंपैरिजन, तो कंपैरिजन में देखो एमआरएनए का शेप कैसा होगा, लाइनियर होगा, टीआरएनए का कवर लीफ और आरएनए का ग्लोब्यूलर। फंक्शन की बात करें, ये जेनेटिक कोड को कैरी करेगा, ये अमीनो एसिड को कैरी करेगा और ये राइबोसोम को। कोडोन की बात करें, प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, मतलब सिर्फ एमआरएनए में कोडोन प्रेजेंट रहेगा, बाकी सब में एब्सेंट रहेगा। एंटी कोडोन की बात करें तो इसमें नहीं होगा, बाकी सब में इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। परसेंटेज की बात करें तो ये 5% प्रेजेंट रहता है, ये 15% और ये 80%, ठीक है। अब ये डायग्राम है, सिंपल सी डीएनए से एमआरएनए बनता है, मतलब कि आरएनए बनता है, आरएनए का टाइप तो हो ही गया एमआरएनए, उसी से क्या होगा आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, कब, जब टीआरएनए प्लस अमीनो एसिड आपस में। इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रोटीन सिंथेसिस, जीन रेगुलेशन, सेल ग्रोथ, जीन एक्सप्रेशन, कैटालिटिक फंक्शन, सब में इंपॉर्टेंट है क्या आपका आरएनए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका था, डीएनए का तो था ही, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जो कि 1953 में ये मॉडल दिया। यही मॉडल को हम कहते हैं डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर डबल हेलिक्स पूछे तो इस तरीके से बना देना, और उसका जो कोडिंग करना वो ATGC TA GC GC TA GC, फिर से इसी तरीके से वो अपना राउंड करते रहेगा, ठीक है। बस तुमको ये सीक्वेंस याद करना है, ATGC TA GC, ये वाला सीक्वेंस कभी भी अलग नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। फिर कहता है कि कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस। अगर नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख ही लियो कि डबल हेलिक्स होता है, एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। सुगर फॉस्फेट बैकबोन, इसमें सुगर फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच रहेगा, उधर देख लेना फॉस्फेट कहाँ कहाँ अटैच है, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस होगा, वही पायरिमिडीन, क्या कहते हैं, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। फिर कहता है कि कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अब इसमें ATGC जो होता है वो आपका बेस पेयरिंग होता है, कि A जो होगा वो पेयर होगा T के साथ, G जो है वो पेयर होगा C के साथ। फिर डायमीटर, तो डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉन के आसपास होगा, जिसका वैल्यू होगा 2 नैनोमीटर। फिर आपका डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, तो दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये रहा आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से पेयरिंग हुआ, सुगर फॉस्फेट AT, फिर सुगर फॉस्फेट GC, इसी तरीके से इसका पेयरिंग चलता रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका डबल हेलिक्स। हाँ, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सॉरी फंक्शन की बात करें तो सेम ही रहेगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, रेप्लिकेशन के अंदर हेरिडिटी ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। कंट्रोल करता है सेल के एक्टिविटीज को, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक कोड बोला, तो जेनेटिक कोड क्या हो जाएगा, जेनेटिक कोड एक लैंग्वेज है विच डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे क्या करता है डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और इट वाज डेसिफर्ड बाय निरेनबर्ग एंड फोराना, ठीक है। इनके द्वारा ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसमें जाना मत। हाँ, ये बात है कि जेनेटिक कोड इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक कोड पढ़ना, जेनेटिक कोड क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको जेनेटिक कोड तो सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड हो ही गया, जिसको आप कोडोन बोलते हैं, जो कि क्या करता है अमीनो एसिड को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब है कोडोन की बात करें तो कोडोन आपका AUG, UU, U और UAA, ठीक है। फीचर की बात करें तो टिबलेट होता है, यूनिवर्सल होता है, डीजेनरेट होता है, एम्बिजिनियस होता है, मतलब कि 1 कोडोन स्पेसाइज ओनली 1, एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए। नॉन ओवरलैपिंग होता है, कोमालेस होता है, और स्टार्ट कोडोन इसमें होता है जो कि आपका AUG होता है। स्टॉप कोडोन आपका UAA, UAG, UGA। कॉलीलाइनियरिटी मतलब सीक्वेंस ऑफ कोडोन कॉरेस्पॉन्ड अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो सीक्वेंस होगा किसका आपका कोडोन का, वही डिसाइड करेगा आपका सीक्वेंस को, क्या। तो डायरेक्टली जो कोडोन का सीक्वेंस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा,
जैसे कि यहाँ पे देख लो, AUG मेथियोनिन, GCU एलानिन, UUU आपका GAA और UAA, तो ये सारे आपके क्या हो गए, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को पता कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर AUG कोडोन होगा तो उसके साथ क्या होगा आपका, मेथियोनिन होगा, वो स्टार्टिंग अमीनो एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो अमीनो एसिड को पता करता है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को। दूसरा किसके लिए जरूरत होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। उसके बाद बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये क्या हुआ, बेस हुआ। हेल्प्स इन म्यूटेशन स्टडीज, म्यूटेशन स्टडीज के बारे में पढ़ने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। 4th नंबर का क्वेश्चन है मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए क्या करता है, अपना डुप्लीकेट करता है सेल डिवीजन होने से पहले, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। अब कहता है कि मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो याद है ना 3 मॉडल थे उसके, 3 थे ना। एक था आपका कंजर्वेटिव मॉडल जिसमें ओरिजिनल जो डीएनए होता है वो चेंज नहीं होता है। फिर होता है अ कंप्लीट न्यू डीएनए मॉलिक्यूलर सिंथेसाइज, बिना ओरिजिनल के चेंज हुए नए नए डीएनए सिंथेसाइज होते रहते हैं। रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली, इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो होता है सिर्फ उसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा एग्जाम में यही पूछता है आपसे, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव जो होता है, ईच डॉटर डीएनए कंटेन्स 1 पैरेलल स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। एक जो होता है उसमें डॉटर डीएनए रहेगा और एक जो आपका होता है न्यूली सिंथेसाइज रहेगा, ठीक है। प्रपोज बाय वॉटसन एंड क्रिक, प्रूव बाय मेजलन एंड स्टाल। देखो, प्रपोज किया गया किसी और के द्वारा और प्रूव किया गया किसी और के द्वारा, ठीक है। ये वाला मॉडल रिजेक्टेड, जो रिजेक्टेड है उस पर ध्यान मत देना ज्यादा, ठीक है। बस ये याद रखना कि 3 मॉडल इसका है, ठीक है। फिर है स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन, इनिशिएशन, स्टार्ट, एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, जो आपके पॉलीमर्स जो न्यूक्लियोटाइड के साथ ऐड होते हैं 5-3 और 3-5, ठीक है। फिर आपका टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में क्या होगा, जो आपके आरएनए है, आरएनए प्राइमर से वो क्या होंगे आपके रिमूव हो जाएंगे। डीएनए लिगेंड्स ज्वाइन ओजा की फ्रेगमेंट। अब देखो, तोड़ने का काम कौन कर रहा था, हेलिकेज, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिगेज, ठीक है। ये याद रखना, 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। इसमें आपको कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2। अब है एंजाइम इन्वॉल्व, एंजाइम इन्वॉल्व हो गए, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए लिगेज और टोपोआइसोमेरेज। इसका ये मॉडल था जो मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था, ठीक है। इसको देख लेना जाके कि कैसे कैसे इसका 3-5 और क्या कहते हैं, एक तरफ आपका 3-5 होगा और एक तरफ आपका 5-3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मॉडल रहेगा। फिर है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये तो पता ही है तुम्हें, डीएनए आरएनए कैसे कन्वर्ट होगा उसी का प्रोसेस है, ठीक है। तब में होगा, उसमें भी होगा इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। और ट्रांसलेशन में भी क्या होगा, जैसे क्या कहते हैं, हाँ सेम होगा, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का प्रोसेस क्या होगा, सेम, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक है। अब है आपका कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लो सिंपली। क्या, तो फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर, इसमें राइबोस शुगर। इसका नाइट्रोजन बेस ATGC, इसका AUGC। डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स, यूजुअली सिंगल हेलिक्स। वेरी लॉन्ग, शॉर्टर, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, स्टोर्स हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसमें जो आपका टाइप रहेगा इसका 1 रहेगा और इसके 3 रहेंगे, ठीक है। आरएनए अगर डीएनए के बारे में अगर कुछ नहीं पढ़ना, सिंपली ये वाला टेबल पढ़ लो, ठीक है। टेबल याद रहेगा, अपने आप बना लोगे, ठीक है। अगर शॉर्ट में करना है तो, लेकिन पूछेगा वो वर्सेस वाला हो सकता है, पूछेगा डीएनए आरएनए क्वेश्चन उठाएगा। उसके बाद फंक्शन की बात रहे तो डीएनए हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा, अंडरगोज करेगा रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और जिनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर करेगा। आरएनए की बात करें तो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, ट्रांसफर करेगा और राइबोसोम्स का फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये काम है इसका एमआरएनए। इसके नाम से ही पता चलता है इसका 3 फंक्शन, ठीक है।
अब देखो दोनों में सिमिलैरिटीज पूछा, बोथ आर न्यूक्लिक एसिड। सिमिलैरिटी अगर बताने बोलेगा, दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड, दोनों के पास न्यूक्लियोटाइड होता है, बोथ कंटेन एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, बस थाइमिन और यूरासिल का डिफरेंस होता है। बोथ पार्टिसिपेट इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, दोनों ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है राइट अ नोट ऑन मैमेलियन जीनोम। तो मैमेलियन जीनोम जब आए तो मैमेलियन जीनोम जो होता है वो कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है किसमें, मैमल्स में, क्या, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मैमेलियन जीनोम बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस एनकोडिंग जीन एंड नॉन कोडिंग रीजन। इसमें क्या होगा, जीन्स और नॉन कोडिंग वाले जो आपके रीजन्स होंगे वो इंक्लूड होगा, ठीक है, किसमें, मैमेलियन जीनोम में। The mammalian genome is the complete set of DNA present in the chromosome of mammalian cells। जो mammalian cells में आपके क्रोमोसोम या फिर डीएनए प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, mammalian। फिर कहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ mammalian genome, तो प्रोटीन कोडिंग होता है इसमें और नॉन कोडिंग होता है। एक होगा कि अबाउट 1 to 2% ऑफ द जीनोम आपका होगा प्रोटीन कोडिंग, इसमें होगा कंटेन्स जीन कोडिंग फॉर द प्रोटीन, इसके लिए करेगा। अब है नॉन कोडिंग वाला, अबाउट 98 से 99% ऑफ द जीनोम इंक्लूड्स इंट्रॉन्स, रेगुलेटरी सीक्वेंस, रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। एक्सोन जो मैंने एक बनाया था आपको, सीक्वेंस होता है उसका अलग अलग, ठीक है, जाके देख लेना, वैसे उतना देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रोमोसोम्स की बात करें तो हाँ, क्रोमोसोम पढ़ लेना कि ह्यूमन प्रोसेस में क्रोमोसोम किस में आता है, मैमेलियन जीनोम में ही आता है, जिसमें क्रोमोसोम आता है 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 22 पेयर होते हैं आपके ऑटोसोम्स के, और बाकी के बचे 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि आपका XX और XY हो सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें तो यूनिक डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए। यूनिक डीएनए क्या होगा, कंटेन्स फंक्शनल जीन्स, इसके पास क्या रहेगा, सिर्फ फंक्शनल जीन्स रहेंगे। और रिपीटेटिव डीएनए में क्या मतलब होगा कि डीएनए जो है एक ही डीएनए बार बार रिपीट हुआ, जैसे एग्जांपल सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। तो ये हो गया डीएनए का टाइप, जैसे आरएनए का टाइप था ना, वैसे डीएनए का टाइप्स हो गया यूनिक डीएनए और रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है। फिर आपका हिस्टोन्स, ये सब जो क्वेश्चन है हिस्टोन वगैरह, ये 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हिस्टोन होता है डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। अब मान लो ये हिस्टोन है, डीएनए इसको आके क्या करेगा, रैप कर लेगा, ठीक है। किस लिए करेगा, ताकि वो क्या बना सके, न्यूक्लियोसोम बना सके। तो कहता है न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन बनेगा और क्रोमेटिन से आपका क्रोमोसोम्स बनेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो जीनोम साइज जो होता है वो 3.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। इसमें लगभग आपके कितने जीन्स होते हैं, कितने, 20,000 से 25,000। कोडिंग डीएनए जो होता है वो लगभग 1 से बस 2% होते हैं, बाकी सारे नॉन कोडिंग होते हैं, क्या। फिर कहता है रिमेनिंग डीएनए रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेस, और जो बचे हुए डीएनए रहेंगे वो क्या करेंगे, जीन को एक्सप्रेस करने का काम करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन कोडोन एंड एंटी कोडोन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कि कोडोन क्या होता है, एंटी कोडोन क्या होता है। इसमें एमआरएनए टीआरएनए में स्पेसिफाई मतलब अमीनो एसिड को पहचानेगा और वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कोडोन को। ये 5-3 और वो कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन, अगर ये 5-3 है तो वो क्या हो जाएगा, इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, और वो क्या करता है, अमीनो एसिड को में पहुंचाता है, क्योंकि उसका काम ही क्या है, ट्रांसफर करने का। इसके बाद है आपका उवल हाइपोथेसिस, इसको भी देख के जाना। उबल हाइपोथेसिस जो है वो उबल हाइपोथेसिस जो है कब दिया गया आपका, 1966 में। इसको भी किसने प्रपोज किया, फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है। इसमें क्या गया है कि स्टेट दैट फर्स्ट 2 बेस ऑफ द कोडोन पेयर स्ट्रिक्टली विद द कोरेस्पोंडिंग बेस ऑफ एंटी कोडोन, वेयर द थर्ड बेस ऑफ कोडोन कैन पेयर फ्लेक्सिबिलिटी विद डिफरेंट बेसिस ऑफ द एंटी कोडोन। इसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोडोन्स आर रीन इन द 5-3 डायरेक्शन, 5-3 के डायरेक्शन में पढ़ते हो इसको, ठीक है। फिर कहता है कि एंटी कोडोन्स आर रीड इन द 3-5, ठीक है। कहता है फर्स्ट 2 बेस पेयर अकॉर्डिंग टू वॉटसन क्रिक रूल्स, जो वॉटसन क्रिक रूल का जो डीएनए का था सीक्वेंस है ना, AUGC है ना। कहता था थर्ड बेस ऑफ द कोडोन शोज फ्लेक्सिबल उवल पेयरिंग, जैसे इसमें बोला कि एंटी कोडोन बेस आपका कौन सा हो गया, G, U और I, ठीक है। अब इसमें पूछा कैन पेयर विथ कोडोन बेस, ये कहता है कि एक एंटी कोडोन बेस है ना, एक एंटी कोडोन बेस क्या करता है, कोडोन बेस के साथ
पेयर करता है। ये किसका कहना था? गूगल का कहना था कि एंटी कोडोन बेस और कोडोन बेस आपस में पेयर होता है, ठीक है। लेकिन वॉटसन का क्रिक मॉडल क्या था कि आपका कोडोन बेस जो है आपस में पेयर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे अपोजिट करना है, जैसे कि यहाँ पे GC या फिर आप GU, ठीक है। तो GC में से आपका G जो हो गया वो क्या हो जाएगा? एंटी कोडोन हो जाएगा, और U जो हो गया वो कोडोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे UA और U, अब इसमें से G जो है वो क्या हो गया, और G और A क्या हो गया? आपका कोडोन हो गया, और U जो है वो आपका एंटी कोडोन हो गया। ऐसे ही बोला है इनोसिन को आप U के साथ भी कर सकते हो, C के साथ भी कर सकते हो, और A के साथ भी पेयर कर सकते हो। तो इसका कहने का मतलब है ये तीन जो आपके बेस हैं एंटी कोडोन वाले वो पेयर हो सकते हैं कोडोन बेस के साथ, ठीक है। तो ये एक कहना था किसका? उसके बाद एक्सप्लेन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में देखो सिंपली क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। DNA से RNA, RNA से ये वाला प्रोसेस तुमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसमें। और इसमें इसी में तुम्हारा आ जाएगा सेंट्रल डॉग्मा भी, जिसमें DNA से RNA बनेगा, RNA से इसी में इसका ही पार्ट हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। ये वाला सेम क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सप्लेन इनहिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जितने भी आपके मेजर इनहिबिटर्स थे उसको याद कर लेना। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन और पूरोमाइसिन, ठीक है। यही था ना? तो ये सारे आपके क्या है? इनहिबिटर्स है। क्लोरहेक्सिमाइड ये भी आपके हैं। इन सब के काम अलग अलग होंगे। कोई किसी ना किसी चीज को ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, कहता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइबोसोमल साइट इसमें कितने हो गए? 30। और टेट्रासाइक्लिन इसमें भी कितने हैं? 30। एक क्या करेगा? मिसरीड करेगा mRNA को, दूसरा क्या करेगा? tRNA के बाइंडिंग को ब्लॉक कर देगा, इनहिबिट कर देगा, वही हुआ। ब्लॉक करना, वही हुआ। क्लोरामफेनिकोल में कितने राइबोसोमल साइट होते हैं? 50। ये क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। इरिथ्रोमाइसिन जो है 50S है, ये क्या करेगा? ट्रांसलोकेशन से प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। अब जब बचाएगा इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है? इनहिबिशन हो रहा है, ठीक है। पूरोमाइसिन जो है ये 30S साइट भी होता है और इसमें 80 साइट भी होते हैं। तो इसमें प्रीमेच्योर चेन टर्मिनेशन, जो प्रीमेच्योर चेन्स होंगे उनको क्या करेगा? ये टर्मिनेट कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। फिर आपका साइक्लोहेक्सिडीन, ये 80S पे राइबोसोम पे होता है, इसमें क्या होता है? एलोंगेशन को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। फिर पूछा है एक्सप्लेन RNA सिंथेसिस, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन को बता देना, ठीक है। कुछ भी पूछे RNA ट्रांसक्रिप्शन तो RNA सिंथेसिस बता देना, और DNA सिंथेसिस बोले तो ट्रांसलेशन बता देना, ठीक है। फिर आपका एक्सप्लेन म्यूटेशन। अब देखो म्यूटेशन क्या होता है? तो म्यूटेशन होता है आपका सडन, परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। जब जेनेटिक मटेरियल में अचानक से किसी तरीके का चेंजेस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। इट में आकर स्पॉन्टेनियसली और ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। ये किसी भी वजह से हो सकता है। म्यूटाजेंस के केमिकल म्यूटाजेंस की वजह से हो सकता है, फिजिकल म्यूटाजेंस की वजह से हो सकता है। इतना क्या खुशी की मतलब गिरने के लिए तैयार हो गए, मतलब इतना खुश हो गया है कि एक बार गिर ही नहीं लगा। गजब हाल है। कॉजेज ऑफ म्यूटेशन, तो क्या क्या हो गया इसमें? फिजिकल म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशन और बायोलॉजिकल म्यूटेशन। इसी के इन्हीं म्यूटाजेंस की वजह से क्या होगा? म्यूटेशन होगा, ठीक है। अब फिजिकल बारे में आपके एक्सरेज हो गए, गामा रेज हो गए और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गए, ठीक है। नाइट्रस एसिड, मस्टर्ड गैस, एक्रिडीन, डाइज, ये सारे आपके क्या हुए? केमिकल म्यूटाजेंस हुए, ठीक है। इन सभी के वजह से आपका क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल में वायरसेस हो गए और ट्रांसपोजेबल क्या कहते हैं आपके एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सभी के वजह से क्या होगा? म्यूटेशन होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में होगा तो सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक बेस दूसरे के साथ रिप्लेस होगा। इंसर्शन का मतलब क्या होता है? कि हम ऐड करेंगे। डिलीटेशन का मतलब क्या हुआ? कि रिमूव करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद पूछा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस। तो जेनेटिक पूछा है तो जेनेटिक क्या हो जाएगा? जेनेटिक इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आ जाएगा जीन, DNA, क्रोमोसोम, हेरिटेंस, जीन एक्सप्रेशन, म्यूटेशन, ये सब इसमें आ जाएगा।
उसके बाद एग्जाम्पल की एग्जाम्पल छोड़ो, इस एग्जाम्पल पता ही है तुम्हें, आंखों का कलर, बाल का कलर, ये सब पता ही है। उसके बाद तुम्हारा है ह्यूमन जीनोम, ठीक है। ह्यूमन जीनोम क्या हो जाएगा, ये भी तुमने पढ़ा था पीछे, पढ़ा था ना, जो पेयर्स होते हैं लगभग इतने बिलियन जो आपके पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 23,000 जो होते हैं आपके प्रोटीन कोडिंग होते हैं और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये सारे हो गए। उसके बाद जीन्स के बारे में पूछा, तो जीन क्या होगा आपका, जैसे जीनोम आपका हुआ कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो जीन्स क्या होंगे, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जो हेरिडिटी को डिफाइन करता है वो है जीन। अब उसके बाद क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं आपके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसमें पाए जाएंगे, न्यूक्लियस में। इसमें क्या क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या करेगा, जीन को कैरी करेगा, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर, डीएनए का जितना भी काम होगा सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। डीएनए का जितना भी काम होगा सब इसमें आ जाएगा। अब देखो एंजाइम जो है, एंजाइम्स में से मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, एंजाइम्स में से सिर्फ वही क्वेश्चन डाले हैं जो पूछेगा। एंजाइम में लगभग 6-7 क्वेश्चन है, ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। जैसे पूछा है एंजाइम्स, तो एंजाइम क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करेगा, फास्ट कर देगा, एंजाइम हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, तो नोमेनक्लेचर कैसे होता है, आईयूबी सिस्टम से। इतना क्यों मुस्कुरा रहा है तुम, एंजाइम्स आर जनरली नेम्ड एज सफिक्स एज, तो इसका कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, जिसमें भी ए ऐसी लग जाएगा सफिक्स के फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा आपका एंजाइम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यूरिएज एज अ यूरिया और लैक्टेज एज अ लैक्टोज, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंड एक्टिव सेंटर। उसके बाद गिव वन एग्जांपल, एक्टिव सेंटर क्या हुआ, एक्टिव साइट, जहां पे वो क्या होगा, बाइंड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। अब मान लो जैसे ये आपका एंजाइम है, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है, अब यहाँ पे जो बाइंड होगा तो ये साइट क्या हो गया, एक्टिव साइट हो गया, क्या। फिर पूछा व्हाट आर एलोस्टेरिक एंजाइम, तो जो एक्टिव साइट के अलावा जो साइट ऑफ बाइंडिंग होता है उसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। क्या कि मतलब देखो दो साइड होता है बाइंड का, कोई भी सबस्ट्रेट अगर बाइंड होता है तो वो दो साइड पे होता है, एक होता है एक्टिव साइड पे जब जहां पे लगभग चीजें बाइंड होती है, लेकिन जो बचे हुए रहते हैं तो वो कहाँ जाके बाइंड होता है, एलोस्टेरिक साइट पे, ठीक है, वो भी क्या होता है, साइट ऑफ बाइंडिंग ही होता है। फिर बोला नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन, तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन क्या होगा कि जितने भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है एंजाइम से, उनको क्या करेगा, वो इनहिबिट करेगा, है ना। कहता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इनहिबिशन, तो इनहिबिट किसको करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम्स को। कहता है द इनहिबिटर्स बाइंड टू साइट अदर देन द एक्टिव साइट, डिक्रीजेस एंजाइम एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग। एंजाइम अगर वो एक्टिव साइट के अलावा कहीं बाइंड होता है सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है डिफाइन एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इंडक्शन क्या होता है, तो इज द इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सब्सटेंस कॉल्ड इंड्यूसर। इंड्यूसर का काम ही क्या होता है कि जो आपका एंजाइम जो सिंथेसाइज होता है उसको क्या करेगा, सिंथेसिस के प्रोसेस को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इंड्यूसर का काम ही क्या होता है, कम करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम इंड्यूसर पूछा, तो किसके सिंथेसिस को रोकेगा, एंजाइम के सिंथेसिस को, ठीक है। फिर पूछा डिफाइन एंजाइम रिप्रेशन, ये सारे क्वेश्चन जो है ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और एंजाइम से क्वेश्चन उठाएगा, मेरा बात याद रखना, 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठाएगा। एंजाइम रिप्रेशन डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एंड प्रोडक्ट और प्रोसेसर। अब देखो ये क्या करता है कि इंड्यूसर के वजह से क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी कम करता है, सॉरी सिंथेसिस कम करता है। ये भी एंजाइम के सिंथेसिस को ही कम करेगा, लेकिन किसके वजह से करेगा, क्योंकि इसमें एंड प्रोडक्ट या फिर आपका रिप्रेसर प्रेजेंट होगा, नाम से ही पता चलता है रिप्रेशन है, तो इसको रिप्रेसर बना देना, रिप्रेसर के वजह से आपका एंजाइम रिप्रेशन होता है, ठीक है, कि एंजाइम के प्रोडक्शन या एंजाइम के सिंथेसिस में क्या होगा, कमी होगा, किसके वजह से होगा, रिप्रेसर के वजह से। एंजाइम का जो सिंथेसिस होगा वो कम होगा, किसके वजह से होगा, तो इंड्यूसर के वजह से होगा, ठीक है, नाम में ही पता चल रहा है। व्हाट आर आइसो एंजाइम्स, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम,
तो isoenzymes are different molecular forms of the same enzyme that catalyzes the same action but different स्ट्रक्चर वगैरह सब अलग अलग होगा, लेकिन एंजाइम क्या होगा, सेम होगा। आप जैसे एक ही का टाइप ए का टाइप कर दो, A1 A2 A3 A4, है तो वो टाइप ए का ही है, तो वो ए ही, ठीक है। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है कि जो आपका जैसे कि LDH LDH1 LDH2 LDH3 LDH4 है ना, CK तो जैसे CK1 CK2 CK3 है ना, तो इस तरीके से वो एंजाइम तो वही है सेम, बस क्या हो गया उसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर अलग हो गए, बट एंजाइम क्या है, सेम। मतलब कहते ना कि सेम एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म्स। नेम 2 एंजाइम इनहिबिटर, साइनाइड और मेलोनेट। एंजाइम इनहिबिटर्स कौन कौन से होंगे, साइनाइड और मेलोनेट। साइनाइड पॉइजनिंग होता है ना, तो उससे याद रखना साइनाइड को, एक भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं। व्हाट इज एलोस्टेरिक एंजाइम इनहिबिशन, गिव एन एग्जांपल, बताओ। एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, तो अब ये किसके कौन से एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, एलोस्टेरिक साइट वाले एंजाइम्स को, है ना। तो क्या कहता है कि इनहिबिशन कॉज बाय बाइंडिंग और इनहिबिटर टू एलोस्टेरिक साइट, जो भी एलोस्टेरिक एंजाइम से बाइंड होंगे उनका एक्टिविटी, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा। एग्जांपल एटीपी इनहिबिट्स फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। फिर पूछता है व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एंजाइम, तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम क्या होंगे, अकर्स व्हेन द इनहिबिटर कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। जब कम्पिटिटर जो आपके क्या होते हैं, इनहिबिटर्स लड़ते हैं किसके लिए, कि कहां पे जाके वो बाइंड हो, ठीक है। किसके साथ लड़ते हैं, इनहिबिटर, देखो सिंपल सा बात याद रखो, इनहिबिटर है, इनहिबिटर का काम क्या है, रोकने का, सबस्ट्रेट का काम क्या है, बाइंड होने का। अब ये दोनों क्या करेगा, आपस में लड़ेगा, कि हम बाइंड होंगे तो हम बाइंड होंगे, ठीक है। अब अगर इनहिबिटर बाइंड होता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, कम करेगा, और सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो नया प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये दोनों में लड़ाई होता है कि हम बंधेंगे तो हम बंधेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। कि जब इनहिबिटर फाइट करता है सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्पीट। मतलब समझो ना, कंप्लीट कर रहा है ना। और एक होता है जो कंप्लीट नहीं किया, चलो कुछ नहीं, एक्टिव साइट नहीं मिला तो एलोस्टेरिक साइट पे जाके हम बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। फिर कहता है डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन, तो वही सेम चीज हो गया कि एंजाइम इनहिबिशन इज द रिडक्शन और लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी ड्यू टू द एक्शन ऑफ इनहिबिशन। इनहिबिटर का काम ही है कि वो किसी भी चीज का एक्टिविटी को कम कर देगा, है ना। व्हाट इज मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन, V इक्वल टू V मैक्स सबस्ट्रेट बाय Km प्लस सबस्ट्रेट। कहता है कि व्हाट इज आइसोएंजाइम्स, तो आइसोएंजाइम्स आपको पता है क्या होता है, बता दिया। कोएंजाइम्स, तो कोएंजाइम्स आपके क्या होता है, आर ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट असिस्ट एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या करता है, एंजाइम एक्टिविटी को असिस्ट करता है कि किस तरीके से आपको अपना एक्टिविटी शो करना चाहिए। असिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्शन देना, ये करो ये मत करो, है ना। जैसे एग्जाम्पल NAD FAD और कोएंजाइम A, ये सब क्या होते हैं, कन्वर्ट करते हैं, है ना, कन्वर्ट होते हैं। तो इनका काम ही क्या करना है, असिस्ट करना, किसको, एंजाइम को। फिर आपके डिफाइन कोएंजाइम, सेम वही क्वेश्चन है कि इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड विद एंजाइम एंड हेल्प्स कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, हाईली स्पेसिफिक होता है, एफिशिएंट होता है, रीयूजेबल होता है। एंजाइम साइट क्या होता है, फिर से यूज कर सकते हो। फिर वर्क अंडर माइल्ड कंडीशन, मतलब कि माइल्ड कंडीशन के अंदर भी ये वर्क करेगा। मेंशन एप्लीकेशन ऑफ आइसोएंजाइम्स, डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लिवर डिजीज और मसल डिसऑर्डर, इन सभी में आपका क्या यूज होगा, आइसोएंजाइम। रोल ऑफ कोएंजाइम, तो आपका कोएंजाइम कैरी इलेक्ट्रॉन्स और फंक्शनल ग्रुप ड्यूरिंग एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। इसका काम क्या है, फंक्शनल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करना। डिफाइन कोएंजाइम, सेम वही आ गया फिर से। हाँ देखो यहाँ पे फॉर्म पता कर लो, जो ये एंजाइम होते हैं वो एक फॉर्म में होता है, आइसो एंजाइम मल्टीपल फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इसका टिश्यू सेम होगा, इसका टिश्यू डिफरेंट होगा, ठीक है, अलग अलग टिश्यू पे बाइंड होगा। उसके बाद मेंशन 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किसके, एंजाइम्स के, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, रीयूजेबल और प्रोटीन नेचर का, ठीक है। फिर डिफाइन एंजाइम इनहिबिशन, सेम क्वेश्चन है, इस सबको हटाओ।
शॉर्ट नोट अपना देख लेना, इनहिबिटर क्या करता है, स्पेसिफिसिटी क्या करता है, इंडक्शन क्या करता है, रिप्रेसर क्या होता है, ये सब देख लेना, ठीक है। रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो एंजाइम्स क्या होते हैं आपके, प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स एक्ट कहाँ करते हैं, एज अ कैटालिस्ट करते हैं। एक्टिव साइट क्या होता है आपका, कैटालिटिक साइट होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ बाइंड होते हैं, एक्टिव साइट पे, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करता है वो, कि हमको जब वो सबस्ट्रेट के साथ फाइट करता है तो फाइट में अगर जीता तो वो जाके बाइंड हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ पे, एलोस्ट्री, उसको कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी बाइंड हो जाएगा, ठीक है, नाम से पता चलता है, वो उसको कोई कंपटीशन नहीं करना। फिर है मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, किससे, Km से। एंजाइम एक्टिविटी इज हाईएस्ट एट ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच क्या हुआ, कि जितना पीएच उसको रिक्वायर्ड है उतना पीएच उसका है। अगर उससे ज्यादा हुआ तो भी खराब करेगा, उससे कम हुआ तो भी खराब हुआ, ठीक है। वो एंजाइम ए इज इन्वॉल्व्ड इन एसाइल ग्रुप ट्रांसफरेज, ठीक है, इसमें होगा ट्रांसफर। NAD stands for nicotinamide aniline dinucleotide. FAD विटामिन B2, विटामिन B2 इसी में आता था, एक फ्लेविन वाला है ना, उसी में आपका आता है, ठीक है। एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्सिन। कोई भी यहाँ कुछ और मत लिख के जाना, कौन से एंजाइम को डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, पेप्सिन को, ठीक है। पता चला अमाइलेज लिपेज लगा के आ गया, ठीक है। अमाइलेज जो प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव में, है ना। उसके बाद हाँ, इसीलिए देख लेना, लैक्टेट, लैक्टेट कहाँ एक्ट करता है, लैक्टोज में। आइसोएंजाइम कैटालाइज सेम रिएक्शन, क्योंकि आइसोएंजाइम क्या होता है, एक ही एंजाइम का अलग अलग फॉर्म होता है, तो रिएक्शन तो सेम ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इंक्रीजेस मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है। मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट था आपका, और लीन वीवर प्लॉट था आपका, ठीक है। तो मिकेलिस जो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है वो मिकेलिस कांस्टेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है वो Vmax को इंक्रीज करता है, ठीक है, Vmax डिक्रीज करता है। Vmax क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। कोएंजाइम्स आर जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम, तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि उसको ATP क्या करता है, रिड्यूस कर देता है ना। एंजाइम इनहिबिशन में भी बोथ रिवर्सिबल भी होता है, इरिवर्सिबल भी होता है। LDH इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोएंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय सेल, ठीक है। द सबस्ट्रेट बाइंड एट एक्टिव साइट, which graph represent enzyme kinetics, मिकेलिस मेंटन डॉट, ये तो होता ही है उसी के लिए। उसके बाद है आपका लाइन वीवर ब्रुक प्लॉट इज सेम है, बस इसमें क्या है, ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, ठीक है। ये जो है आपका, इसका प्लॉट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है, और इसका क्या होता है, जिगजैग होता है, ठीक है। के बाद पूछा है विटामिन डिराइव्ड कोएंजाइम्स आर NAD और FAD, ठीक है। ये जो एंजाइम्स आपके हैं वो कहाँ से आए, विटामिन से आए हैं, ठीक है। फिर आपके साइनाइड इनहिबिट्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, मेलोनेट इनहिबिट्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। द सफिक्स ऑफ एंजाइम, ये तो किसी को भी पता होगा, ASE। सफिक्स क्या होता है एंजाइम का, सफिक्स क्या होता है एंजाइम का, पता, ASE होता है। जिस भी चीज में के पीछे ASE पीछे लगा हो, इसका मतलब वो सब क्या है, एंजाइम्स है। लीगेज, फ्रुक्टोकाइनेज, है ना, क्या कहते हैं उसके बाद, हाँ, सुक्रेज, मल्टेज, ये सब क्या हो गया, एंजाइम्स हो गए। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, एंजाइम्स कंज्यूम्ड रिएक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, क्योंकि वो चूज करते हैं कि उनको कहाँ बाइंड होना है और कहाँ नहीं होना। इसमें से क्वेश्चन बनेगा क्लासिफिकेशन वाला, तो देख लेना क्लासिफिकेशन में कैसे होगा। तो सबसे पहले एंजाइम जो आता है, एंजाइम आपका बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछा, तो इसका नेचर प्रोटीन नेचर होता है, और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है।
हाई स्पेसिफिसिटी होता है, हाईली एफिशिएंट होता है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी होता है, रिवर्सिबल नेचर का होता है, टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम 37 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए तो चाहिए, पीएच इसका ऑप्टिमम होना चाहिए, जैसे पेप्सिन के लिए 1.5 2, ट्रिप्सिन के लिए 8, सेलेब्री एमाइलेज के लिए 6.8, तो सबका पीएच फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग इसका पीएच होना चाहिए, ठीक है। नॉट कंज्यूम्ड, इसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर कहता है को फैक्टर रिक्वायर्ड, जैसे एनएडी हो गया, एफएडी हो गया, ये सारे क्या हो गए, को फैक्टर्स हो गए, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, तो कंपोनेंट में दो होते हैं, एक होते हैं आपके एपो एंजाइम और एक आपके होते हैं हेलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम्स जो होते हैं आपके वो प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम के, और हेलो एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, एपो एंजाइम और को फैक्टर को मिलके हेलो एंजाइम बनते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं आपके एक्टिव एंजाइम। अब ये इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि एपो एंजाइम और को फैक्टर मिला तो वो क्या बनाते हैं, हेलो एंजाइम। और हेलो एंजाइम का मतलब क्या हुआ कि अब जग जाओ, अब तुम एक्टिव फॉर्म में हो। हेलो एंजाइम जो होता है वो क्या होता है आपका एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर हेलो एंजाइम बनाया, हेलो एंजाइम के बाद जो आपका एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये वाला क्लासिफिकेशन याद कर लेना, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो आपका था ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, ये सब ट्रांसफर था ना आईयूएमबी क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये इसका जो ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, रिडॉक्स के बेस पे हो गया, जैसे एग्जांपल में लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज और केटालेज, ये सब इसमें आ गए। ट्रांसफरेज का मतलब क्या होगा, है ना, ट्रांसफर फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। तो हेक्सोकाइनेज, अमीनो ट्रांसफरेज, मिथाइल ट्रांसफरेज, ये सब का काम क्या होगा, ट्रांसफर का। इसमें लग गया ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों करेगा, ठीक है। उसके बाद आया हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, वाटर का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जैसे अमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और यूरिएज। फिर आया लाइज, लाइज का मतलब क्या हुआ, रिमूव करना या फिर ऐड करना। लाइज का काम दोनों है, रिमूव और ऐड ग्रुप विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, जैसे डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, फ्यूमारेज, ठीक है। आइसोमेरेज की बात करें तो आइसोमेरेज का मतलब क्या हो गया, कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट का एग्जांपल ऑफ फॉस्फोग्लूकोज, आइसोमेरेज, रेसिमेज और एपीमेरेज। लीगेज का हो गया कि लीगेज क्या करता है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ता है, कैसे, एटीपी को यूज करके, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया डीएनए लीगेज, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और ग्लूटामिन सिंथेज। अब यहाँ से सिंपली याद कर लो, ठीक है, यहाँ से याद कर लो। ऑक्सीडेटोज फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ट्रांसफरेज का काम क्या है, एक ग्रुप को दूसरे मॉलिक्यूल के पास ट्रांसफर करना, हेक्सोकाइनेज एग्जांपल हो गया। हाइड्रोलाइज का काम क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करेगा तो इसके लिए एग्जांपल आ जाएगा अमाइलेज का। लाइज का काम क्या है, एडिशन और रिमूवल ऑफ ग्रुप, तो इसमें एंजाइम आ गया आपका डी कार्बोक्सिलेज। आइसोमेरेज का काम है आइसोमेराइजेशन का, तो इसमें आ जाएगा फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज। लीगेज है बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मतलब दो चीजों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का मतलब ही क्या हो गया, बॉन्ड का ट्रांसफॉर्मेशन। वो उसके लिए आपका जैसे कि डीएनए लीगेज, जो डीएनए का डबल हेलिक्स होगा उसको जो इस तरीके से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम है डाइजेशन ऑफ फूड, एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ब्लड क्लॉटिंग, हार्मोन सिंथेसिस, ये सभी काम किसके हैं, एंजाइम्स के, ठीक है। फिर पूछा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, तो मैकेनिज्म जब आएगा तो मैकेनिज्म में सिंपल इसका मैकेनिज्म क्या होगा, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है ईएस का, ईएस से बनेगा आपका क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से फिर क्या हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, ठीक, यही हो गया आपका। इसके लिए स्टेप्स है, सबसे पहले बाइंड करेगा सबस्ट्रेट, बाइंड होने के बाद क्या करेगा, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, ईपी जिसको बोलते हैं, ईएस बोलते हैं, सॉरी ईएस बोलते हैं ना, एंजाइम ईसी बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसके बाद क्या करेगा, रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, फास्ट करेगा, जिससे आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और फिर से एंजाइम यूज होने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब है थ्योरीज, थ्योरीज में आपके क्या थे, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल डाल देना है सिंपल। एक्टिव साइट इज रिजिड, ओनली द करेक्ट सबस्ट्रेट फिट्स द एक्टिव साइट। इसमें क्या होगा, एक्टिव साइट में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उसी साइज का आके बाइंड होगा, दूसरा आगे रहेगा तो वो वापस चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया लॉक एंड की में।
इसका एडवांटेज है एक्सप्लेन्स एंजाइम स्पेसिफिसिटी, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा सबस्ट्रेट यहाँ पे आके बाइंड हुआ। लिमिटेशन, डू नॉट एक्सप्लेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एंजाइम, ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बताता है कि ये, इसका कहना है कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जो शेप का होगा वही आके सिर्फ बैठेगा। मतलब आप चाबी का ताला का शेप सबका सेम होता है, बट चाबी कौन सा लगता है, उसी ताले का। आप 1000 चाबी ले आओ नहीं लगेगा सेम उसका, इसीलिए उसको क्या कहा गया, लॉक एंड की। लॉक भले उसका रहेगा मतलब कि सेम दिखने में कि लॉक है, बट चाबी उसमें लगेगा वो नहीं, क्या तो सेम है, उस साइड पे वही बाइंड होगा जो सबस्ट्रेट उसके शेप का होगा, ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल जो है उसको आप कोसलैंड मॉडल भी बोलते हो। इसमें क्या कहता है, इसका एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। इसका कहना है कि जो सबस्ट्रेट है मतलब एक्टिव साइट है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के अनुसार ढल जाता है, ठीक है, कि किसी भी शेप का सबस्ट्रेट आएगा, एक्टिव साइट अपना शेप बदल लेगा और सबस्ट्रेट उसमें बाइंड हो जाए, ठीक है। कहता है कि बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस कन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज आएगा, और ये क्या शो करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करेगा। अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये हो गया आपका इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। जस्ट ये लॉक एंड की वाला होता है ना, उसी में होता है, बस क्या होता है कि इसमें जो ये शेप है एक्टिव साइट वो क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। सॉरी हाँ, ये एंजाइम में तो एक्टिव साइट होता है ना, तो जो एंजाइम में एक्टिव साइट होता है और बाइंड किस में होता है, वो एक्टिव साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे। तो एंजाइम चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, एक्टिव साइट चेंज होगा, ठीक है। फिर कहता है एडवांटेज एक्सप्लेन्स फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेबल मॉडल। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल यही है, किसका मॉडल, कोसलैंड का मॉडल, क्या कब दिया गया, 1958 में, और डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 3 में, ठीक है, याद रखना। फैक्टर्स हेल्पिंग प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, एसिड बेस कैटालिसिस होगा, कोवैलेंट कैटालिसिस होगा, और मेटल नॉन आयन कैटालिसिस होगा। इसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा, एक्टिवेशन रेट को लो करेगा, हाई स्पेसिफिसिटी और साइड रिएक्शन से आपको बचाएगा। अब मिकेलिस मेंटन प्लॉट और किस में पूछा है, एक और लाइन वीवर वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना, एंजाइम को काइनेटिक्स को डिफाइन करना, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक्स, देखो एंजाइम मैकेनिज्म अलग है, एंजाइम के मैकेनिज्म में दोनों मॉडल आएगा, ठीक है, कोसलैंड मॉडल और लॉक एंड की मॉडल। मारेंगे ना, लॉक एंड की मॉडल और कौन सा मॉडल था अभी तो नाम बोले, कोसलैंड मॉडल, ठीक है। ये दोनों आएंगे मैकेनिज्म में, लेकिन अगर काइनेटिक्स की बात आएगी तो काइनेटिक को ग्राफ से याद रखना, ठीक है। मिकेलिस मेंटन प्लॉट और लाइन वीवर प्लॉट, काइनेटिक वो हुआ, ठीक है। मैकेनिज्म हुआ कि कैसे काम करता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या हुआ, कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से एंजाइम पे आके बाइंड होता है सबस्ट्रेट, फिर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स, ये सब हो गया मैकेनिज्म। काइनेटिक जो होता है, काइनेटिक होता है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज रेट्स, ठीक है। जो आपका रेट होता है, दर होता है किसका, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का, कि किस रेट से आपका रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा फास्ट हो रहा है, ठीक है। ये कैसे पता करोगे, इस इक्वेशन से, ठीक है, कौन से, मिकेलिस मेंटन और लाइन वीवर, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आपका कि मिकेलिस मेंटन थ्योरी में क्या आता है कि लेनोर मिकेलिस एंड मॉड मेंटन प्रोपोज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन प्रोसीड थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा, इसका कहना है कि एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, दोनों मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और उससे क्या रिलीज होता है आपका प्रोडक्ट और एंजाइम। फिर कहता है कि मिकेलिस मेंटन प्लॉट आप यहां से लोगे इक्वेशन वी मैक्स, देखो ये नहीं पूछेगा एंजाइम काइनेटिक करके, बहुत कम ही पूछेगा, सीधा वो क्या क्वेश्चन उठाएगा, मिकेलिस मेंटन प्लॉट, ठीक है। अब मिकेलिस मेंटन प्लॉट उठाया तो सिंपली तुमको इक्वेशन डालना है, इक्वेशन का जो भी मतलब हुआ, जैसे वी मैक्स सबस्ट्रेट इनटू बाय केएम प्लस सबस्ट्रेट, तो वी मैक्स क्या हो गया आपका, मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, केएम आपका क्या हो गया, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, और एस क्या हो गया आपका सबस्ट्रेट, और भी क्या हो गया आपका वेलोसिटी, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ है केएम, लो के अगर ज्यादा कम मिकेलिस कांस्टेंट रहेगा तो हाई एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, जो बाइंडिंग एफिनिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर केएम जो होगा वो हाई रहेगा तो एफिनिटी क्या होगा, बाइंड करने का लो होगा, ठीक है। अपोजिट ले लेना, जितना ज्यादा हाई रहेगा एफिनिटी बाइंड करने का उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा लो रहेगा बाइंड करने का एफिनिटी उतना ही ज्यादा, ठीक है।
मिकेलिस मेंटन प्लॉट निकालना, मिकेलिस मेंटन प्लॉट का इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। इसे ये कहता है कि हाइड्रोबोलिक कर्व, इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोबोलिक। रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसका जो है रिएक्शन का वेलोसिटी सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के हिसाब से बढ़ेगा, सबस्ट्रेट बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। अप्रोचेस V max asymptomatically at km the velocity is half V max, ठीक है। तो ये हुआ आपका मिकेलिस मेंटन प्लॉट, इसको देख लेना। लाइन वीवर में कैसा था, सीधा स्ट्रेट लाइन, है ना। मिकेलिस इसमें लाइन वीवर में क्या था आपका, सीधा स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, y इंटरसेप्ट 1/v max व x इंटरसेप्ट 1/km, स्लोप जो होगा वो बनेगा आपका km/v max, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ km और v max है, मिकेलिस कांस्टेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों को ये पता करता है। स्टडी करता है, हेल्प करता है स्टडी एंजाइम इनहिबिटर्स के ड्रग डेवलपमेंट में, डायग्नोसिस ऑफ एंजाइम रिलेटेड डिजीज, जितने भी आपके एंजाइम रिलेटेड डिजीज होंगे वो सब डायग्नोज करोगे आप इससे, ठीक है। इंडस्ट्रियल एंजाइम एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन्स एंजाइम की एफिशिएंसी, कि कितना एफिशिएंसी है, सबस्ट्रेट किस तरीके से बाइंड होगा बाइंडिंग साइट पे, एक्टिव साइट पे, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगा, वेलोसिटी क्या होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। हेल्प अंडरस्टैंड एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी, यूजफुल इन फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मेंशन एक्सप्लेन्स, देखो फैक्टर में ये कोई बड़ी चीज नहीं है फैक्टर पढ़ना, फैक्टर पढ़ लेना। इसमें क्या है, एंजाइम का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा एंजाइम एक्टिविटी को, पीएच कैसे अफेक्ट करेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करेगा, और एंजाइम इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स, कोफैक्टर और कोएंजाइम कैसे एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, इसी चीज के बारे में है। जैसे आपका एंजाइम का कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इफेक्ट उस पर डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन Vmax को बढ़ाएगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। पीएच ऑप्टिमम, पीएच रिक्वायर्ड, मतलब कि हर किसी का पीएच उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इनहिबिटर्स डिक्रीज करेगा एक्टिविटी, एक्टिवेटर डिक्रीज करेगा, कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है एक्टिविटी के लिए। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर ज्यादा प्रोडक्ट बनता है तो एक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब इसी में एक एग्जाम है मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में आपका क्या आ जाएगा, वही वाला लॉक एंड की और कोसलेन मॉडल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है सेम यही चीज हो गया, यही सबस्ट्रेट बना, सबस्ट्रेट गया बाइंड हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, प्रोडक्ट बनाया और एंजाइम आपका रिलीज हो गया, ठीक है। हाँ, एंजाइम इनहिबिटर है तो इनहिबिटर का काम क्या होता है, अब इनहिबिटर है तो इनहिबिटर के टाइप भी होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के दो टाइप होंगे, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव वाले एक्टिव साइट पे बाइंड होंगे, नॉन कम्पिटिटिव वाले एलोस्टेरिक साइट, क्या। उसके बाद आपका कहाँ गया, हाँ इसी में एक तीसरा भी कहा आता है ना, अनकॉम्पिटिटिव। अनकॉम्पिटिटिव क्या होता है, बाइंड ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये जाके उसमें बाइंड हो जाते हैं, ये कुछ अलग ही करता है, ये जाके सीधा कॉम्प्लेक्स पे बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो साहब ना मुझे इधर जगह मिला ना मुझे उधर जगह मिला, मैं कैसे कॉम्प्लेक्स पे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल क्या होगा कि एक बार जब बाइंड हो गया तो वो फिर दोबारा वापस नहीं होगा, वो परमानेंट बाइंडिंग होगा, ठीक है। बाकी रिवर्सिबल वाला क्या होगा, बाइंड होगा हटेगा, बाइंड होगा हटेगा, बट इरिवर्सिबल वाला क्या होगा, परमानेंटली बाइंड टू द एंजाइम। अगर कोई चीज परमानेंटली एंजाइम पे बाइंड होता है तो फिर वो एंजाइम आपके किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। एंजाइम आपके तभी काम का है जब वो यूज हो रहा है, एक बार परमानेंट बाइंडिंग हुआ तो फिर वो यूज नहीं होगा, ठीक है। परमानेंट लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, उस एंजाइम का परमानेंट एंजाइम का एक्टिविटी लॉस हो जाएगा, कैन नॉट बी रिवर्स, आप इसको रिवर्स भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, एस्प्रिन और पेनिसिलिन, ये सब किसके हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के, ठीक है। कंपैरिजन की अगर बात करोगे तो कम्पिटिटिव साइड होता है, नॉन कम्पिटिटिव होता है, अनकम्पिटिटिव होता है और रिवर्सिबल होता है। इसमें एक्टिव साइड पे बाइंड होगा, ये एलेस्ट्रिक साइड पे, ये कॉम्प्लेक्स पे और ये परमानेंट। इसमें Km इंक्रीज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें डिक्रीज होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Vmax नो चेंज, Vmax इंक्रीज, सब में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा।
इंपॉर्टेंस की बात करें तो एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरियल एंजाइम्स, एंटी कैंसर ड्रग इनहिबिट डीएनए सिंथेसिस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड अदर डिजीज, इंपॉर्टेंट इन पेस्टिसाइड एंड पॉइजन एक्शन। किसका यूज है ये? कौन सा एंजाइम का यूज है ये? रिवर्सिबल का, ठीक है, सॉरी इनहिबिटर्स का ये यूज है। इसका यूज है ये इनहिबिटर्स का, कहता है ना इनहिबिट इसमें भी और इसमें भी, सारे में ये क्या करेगा? इनहिबिट है। तो ये किसके काम हुए? इनहिबिटर्स के। एप्लीकेशन ड्रग को डेवलपमेंट, डायग्नोसिस, बायोकेमिकल रिसर्च और रेगुलेशन। हाँ, एलोस्टेरिक रेगुलेशन की अगर बात ही आए तो इसमें सिंपल सा लिख देना, एक एक्टिव साइट होता है और एक एलोस्टेरिक साइट होता है, ठीक है। ये होता है बाइंड सबस्ट्रेट को करता है और ये बाइंड रेगुलेटर को करता है, ठीक है। उसमें मैकेनिज्म इसका क्या है कि सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट पे, एक्टिवेट या फिर क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या करेगा? बाइंडिंग चेंजेस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। अब जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा एंजाइम के, उसके एंजाइम के स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा? चेंज कर देगा। चौथे स्टेप में एंजाइम एक्टिविटी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अब टाइप्स पूछा है तो पॉजिटिव एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जिसमें आपका उसके बाद नेगेटिव एलोस्टेरिक। तो पॉजिटिव वाले में क्या हो जाएगा? बाइंड टू एलोस्टेरिक साइट, ये क्या होगा? इनहिबिटर बाइंड टू एलोस्टेरिक, ये यहाँ पे क्या होगा? एक्टिवेटर। ये क्या करेगा? एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा और ये सबस्ट्रेट के दोनों को ही क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका एग्जांपल हो गया एडीपी और इसका एग्जांपल हो गया एटीपी। इसके बाद तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होगा मॉडल्स ऑफ एलोस्टेरिक रेगुलेशन। नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा वही कीचेन वाला, कोसलेन वाला इसमें डाल देना, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सप्लेन आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं आपके? आर डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, ठीक है। उसका क्या होगा? सेम बायोकेमिकल रिएक्शन बट डिफर अमीनो एसिड सीक्वेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज और टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सब कुछ सेम होगा, बस फिजिकल और प्रॉपर्टीज, अमीनो एसिड का सीक्वेंस और टिश्यू का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। क्या कहता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम दैट कैरेक्टराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? पढ़ लेना, ठीक है, क्या ये सब पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टीज की बात करें, ये भी पढ़ लेना कि कैटालिटिक फंक्शन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिमम पीएच और डिजीज को डायग्नोज करता है। टाइप्स पूछे तो आप जैसे देखो एलडीएच, सीके, एएलपी, ये सब क्या हो गया उसके टाइप्स, और उसी में क्या कर देना? LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, CK1, सॉरी इसमें देख लेना CKBB, CKMB, CKMM, स्केलेटल मसल, हार्ट और ब्रेन, क्या। उसके बाद अल्कलीन फॉस्फेट लास्ट वाला। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात करो तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, लिवर डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, बोन डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, मसल डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए। एडवांटेज क्या है इसका? टिश्यू स्पेसिफिक डायग्नोसिस, अर्ली डिजीज डिटेक्शन, जल्दी से डिजीज को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड आइसो एंजाइम देख लेना। कोएंजाइम की बात करें तो कोएंजाइम क्या होता है आपका? many enzymes required non protein organic molecule they are called, क्या होते हैं? many enzymes required non protein organic molecules। जो एंजाइम्स को नॉन प्रोटो मतलब कि क्या चाहिए होगा? नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए, उन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम। मान लो एंजाइम है, अब उस एंजाइम को क्या चाहिए? नॉन प्रोटीन मतलब कि बिना प्रोटीन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें विटामिन प्रेजेंट होगा, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। कि अब यहाँ पे देखो इसमें होगा एपो एंजाइम और को एंजाइम, क्या बना लिया? हेलो एंजाइम। और हेलो एंजाइम आपका क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। अब देखो क्लासिफिकेशन की बात करें तो विटामिन इसमें सारे आ जाएंगे, ठीक है। विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, 5, 6, 7, 9, 12। बाकी उसके कोएंजाइम्स देख लेना और फंक्शन देख लेना, ठीक है। बाकी इतना ही है, ये लास्ट था, ठीक है, खत्म हो गया। इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो इसेंशियल एंजाइम एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म के लिए, इन सभी के लिए रिक्वायर्ड है। विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो वो आपको किसके वजह से होगा? कोएंजाइम के डेफिशिएंसी यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इंपॉर्टेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन और न्यूट्रिशनल थेरेपी। विटामिन वगैरह किस में आते हैं?
देखना, याद रखना एक बात, कभी भी न्यूट्रास्यूटिकल्स ड्रग्स में नहीं आते हैं, ठीक है। और ड्रग्स और मेडिसिन दो अलग अलग चीज होते हैं। ड्रग्स जो होते हैं वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, मेडिसिन जो होता है वो प्रिपेयर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। ड्रग क्या होता है, एक तरह से रॉ मटेरियल टाइप होता है ना, कि वो प्रोसेस वो नहीं हुआ होता है, ठीक है। और मेडिसिन जो होता है वो क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, जो मार्केट में बिकने के लिए। ड्रग्स हम नहीं बेचते हैं, ड्रग्स हम मार्केट में नहीं बेचते हैं, हम ड्रग मेडिसिन बेचते हैं, ठीक है। ड्रग्स, इसीलिए ड्रग्स पे क्या है, बैन है, क्योंकि वो क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए याद रखना। और जितने भी विटामिन हो गए, आयरन हो गए, मिनरल हो गए, ये सारे जो हैं आपके मेडिसिन में नहीं आते हैं, ये सभी किस में आएंगे, न्यूट्रास्यूटिकल्स में आएंगे। तो ड्रग का डेफिनेशन में कभी भी न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं आएगा, ठीक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स आपके फूड हो गए, खाना में माना गया, ड्रग्स में उसको नहीं, फॉलिक एसिड हो गया, ये सब ड्रग नहीं है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, चलो ठीक है।